नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस नई वीडियो में स्वागत है। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में हम आपका जो फिज़िक्स पेपर 2 है, इसके कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, किस तरीके के पूछे जाते हैं, ये भी सारी चीज़ें हम थोड़ा-सा एनालाइज़ करेंगे, ठीक है? आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी आप सॉल्व कर रहे हैं, जो भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस बताए जा रहे हैं, इनसे काफ़ी सारा फ़ायदा है, जैसे कि आपको पैटर्न पता चलता है, किसी भी क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, किस तरीके से पूछा जाता है और कितना आपको पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाती है। तो पीछे के भी लेक्चर्स आप ज़रूर देख लीजिएगा। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है, उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आएँगे, ये सारी चीज़ें आपको पता चल पाएँगी। ठीक है? और नए-नए कॉन्सेप्ट भी हमने काफ़ी सारे आपको बताए हैं, हर एक क्वेश्चन के साथ उसके जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, वो सारी चीज़ें भी हमने डिस्कस कर रखी हैं। तो वो सब भी थोड़ा-सा ध्यान से देखते चलिएगा, मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें कि और भी हम कुछ जो एक्सपेक्टेड आपके क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे और इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें देखने वाले हैं। इसमें थोड़े से जो आपके कॉन्सेप्ट है, काफ़ी एडवांस बोल सकते हैं गाइस, ठीक है ना? उसी को ध्यान में रखते हुए हम इस लेक्चर को करने वाले हैं, बढ़िया से एकदम करने वाले हैं, कुछ भी मेरे हिसाब से ना हो, ठीक है ना? एक भी कॉन्सेप्ट आपसे मिस नहीं होना चाहिए, फॉर्मूला मिस नहीं होना चाहिए, जो ट्रिक है वो भी आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, हर एक चीज़ को देखा जाए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि और भी हम आपके जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो कंटेंट है प्रोवाइड करते रहेंगे। आपके आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी हम आपके कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? और अगर आप कोर्सेज़ ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा जो ऐप है राज फिज़िक्स ट्यूटोरियल्स, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे जो आपके कोर्सेज़ हैं, टेस्ट सीरीज़ है, सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करना। देखिए, इस पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन काफ़ी आसान सा है, बेसिक सा हमें कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करना है। हमें कम्यूटेटर का रिलेशन देखना है गाइस, कम्यूटेटर ऑफ 2 ऑपरेटर्स ए कैप एंड बी कैप, ठीक है? तो हमारे पास 2 ऑपरेटर्स हैं, इनका कम्यूटेशन रिलेशन क्या हो सकता है? तो हम जानते हैं, इसमें तो बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? ये हमने बहुत बार पढ़ रखा है। इसका जो ऑप्शन बी है, वो आपका करेक्ट है। इसका क्या है? कम्यूटेशन हम किसका कर रहे हैं? ए एंड बी, 2 आपके ऑपरेटर्स हैं यहाँ पे, ए भी आपका ऑपरेटर है, बी भी आपका ऑपरेटर है। इसका अगर हम कम्यूटेशन रिलेशन करने जाते हैं, कम्यूटेटर अगर पूछा जाता है आपसे, तो क्या होगा? ए बी माइनस बी ए। यहाँ पे ए और बी दोनों क्या हैं? ऑपरेटर्स हैं, ठीक है? याद रहे, ये दोनों ऑपरेटर्स हैं, इसीलिए यहाँ पे इनका रिजल्ट 0 नहीं आ पा रहा है, ठीक है? जब भी हम ऑपरेटर्स की बात करते हैं, तो ए बी का मतलब अलग होता है और बी ए का मतलब अलग होता है, ठीक है? ये ऑपरेटर से रिलेटेड अगर हम बात करें तब, अदरवाइज आप अलजेब्रा में जानते ही हैं, ए बी और बी ए तो एक ही होता है, वो अलजेब्रा में होता है। लेकिन अगर हम ऑपरेटर्स की बात करें, क्वांटम मैकेनिक्स में आ जाते हैं, तो ये चीज़ें एक नहीं हो सकती हैं, ठीक है? वो अलग हो जाती है। जैसे कि एक्स बाई डी एक्स और डी बाई डी एक्स एक्स, इन दोनों का वैल्यू अलग है, आप जानते हैं, ठीक है? तो इसी तरीके से हम ऑपरेटर्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो हमारा जो कम्यूटेशन रिलेशन है, ए और बी का कितना होगा? ए बी माइनस बी ए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका बी माना जाएगा गाइस, ठीक है? तो ये आपका कम्यूटेटर्स ऑफ ऑपरेटर्स हैं, आपके क्वांटम मैकेनिक्स में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है गाइस? आइसोस्पिन इज कंजर्व्ड इन, तो जो हमारा आइसोस्पिन होता है वो कहाँ पे कंजर्व होता है? स्ट्रॉन्ग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड वीक इंटरैक्शन ओनली, या फिर स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शंस ओनली। तो यहाँ से पूछा जा रहा है कि जो आपका अपना आइसोस्पिन है वो कहाँ पे कंजर्व होता है, इसी के बारे में बात करनी है। तो याद रहे, हमारा जो आइसोस्पिन होता है वो आपके पास स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शंस में ही क्या होता है? वो आपका कंजर्व होता है, ठीक है? वो कहाँ पे फेल हो जाता है? जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक इंटरैक्शंस होते हैं, वहाँ पे वो वायलेट करता है, ठीक है? वहाँ पे वो कंजर्व नहीं होता है, ठीक है? तो इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में अगर कंजर्व नहीं हो पा रहा है और आपके वीक इंटरैक्शन में भी कंजर्व नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में स्ट्रॉन्ग तो था, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला था, तो ये गलत है। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक इंटरैक्शंस दोनों हैं और यहाँ पे वीक इंटरैक्शंस भी है, तो इस कारण से ए भी गलत, बी भी गलत, सी भी गलत। बस लास्ट जो आपका ऑप्शन डी है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन की बात हो रही है, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? जो आपका टोटल आइसोस्पिन होता है वो बस आपके स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शंस के लिए क्या होता है? वैलिड होता है, कंजर्व होता है, ठीक है? उसको वायलेट नहीं करता। वायलेट कहाँ पे करता है? जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शंस होते हैं और आपके वीक इंटरैक्शंस होते हैं, वहाँ पे वो
क्या करता है, कंजर्व नहीं करता, उसको वायलेट कर जाता है। ठीक है, याद रहे। नेक्स्ट क्या है गाइस, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आयन इमर्जिंग फ्रॉम द साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन के लिए अब हम यहाँ पे क्या बात करना चाहते हैं गाइस, हमारा जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उसकी मतलब वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं। अगर हम यहाँ पे साइक्लोट्रॉन में बात करते हैं गाइस, हमारा जो अपना सेंट्रीपिटल फोर्स वो आपके मैग्नेटिक फील्ड जो आपका फोर्स होता है उसके बराबर होता है। ठीक है, तो हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, अब चाहते हैं इसको हम यूज कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हमारा जो साइक्लोट्रॉन होता है ना गाइस, उसमें जो अपना मैग्नेटिक फोर्स होता है वो आपका रिक्वायर्ड जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसको वो प्रोवाइड करता है, ये उसका काम होता है। ठीक है, तो वही है उसका ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम जो कॉन्सेप्ट है वो हम लेके चल सकते हैं। जैसे कि सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन में आर इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी। तो ये आपके पास मान लीजिए है, यहाँ से हम अपना v निकाल सकते हैं। v से v मैंने कैंसिल आउट कर दिया, जो आपका स्पीड है कितना आ जाएगा, क्यू बी आर अपॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है गैस, हाफ एम, ये आपके पास है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, तो जो आपकी वेलोसिटी उसको आप रख दीजिए, होल स्क्वायर कर दीजिए आप इसको, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर, एम से एम एक जा चुका है, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर आप जी, आपका ऑप्शन सी यहाँ पे फाइनली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन क्या है, वेलोसिटी का हमने निकाला यहाँ पे साइक्लोट्रॉन के लिए, और फिर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इतना हो जाएगा। तो ये आपका मैक्सिमम भी है या फिर सिंपल वेलोसिटी भी हम इसको बोलेंगे, मैक्सिमम भी अगर आपसे पूछा जाता है तो ये वही होगा गैस। ठीक है, इसको हमने रीअरेंज कर दिया है अपना जो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वहाँ पे, तो वहाँ से हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, फाइनल रिलेशन क्या है, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। जो हमारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है आपके आयन का, जो कि साइक्लोट्रॉन से इमर्ज हो रहा होता है, ये उसकी वैल्यू है। ठीक है, और याद रहे इसमें क्या है, हमारे पास जो साइक्लोट्रॉन है उसमें जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो हमारा रिक्वायर्ड जो अपना सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो प्रोवाइड करने में मदद करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हम इस कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं और हमारा जो आंसर है वो आ जाता है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके का है गैस, इसमें भी फॉर्मूला याद रहे तो बढ़िया रहेगा। A coil of radius r carries a current and the magnetic field at its center is B. At what distance from the center on the axis of the coil, the magnetic field will be B by 8. तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं गाइज, हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल की बात हो रही है जिसका रेडियस r है और वो आपका करंट को कैरी कर रहा है। वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके सेंटर पे, मतलब जो आपका सर्कुलर कॉइल है उसके सेंटर पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड बी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब हमारे पास ना जो एक्सिस ऑफ द कॉइल है, ठीक है, हमारा जो उसका जो एक्सिस ऑफ द कॉइल उसके सेंटर पे, ठीक है, हम वहाँ से डिस्टेंस मतलब कैलकुलेट करना चाहते हैं, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑन द एक्सिस ऑफ कॉइल, मतलब जो एक्सिस ऑफ द कॉइल है अब सेंटर से कितने डिस्टेंस पे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो b बाई 8 हो जाएगा। सेंटर पे तो b था, अब वो जो आपका सेंटर था, जो एक्सिस ऑफ द कॉइल था, उसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पे वो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा b बाई 8 हो जाएगा। मतलब कि हमें एक डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है जिसको कि हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूले में आता है एक्चुअली, ठीक है ना, उसी को हम यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब देखिए वो वैल्यू आपकी क्या हो सकती है, सोचिए थोड़ा सा। सेंटर पे तो हमें पता है कि हमारा जो वैल्यू है b होने वाला है, ठीक है, और वो जो सेंटर पे वैल्यू होगी वो क्या हो सकती है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r आप इसको बोल सकते हैं गैस। ठीक है, फील्ड एट सेंटर, ठीक है, तो इसको आप b बोल सकते हैं और इसकी वैल्यू क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, जी आपके पास है। अगर हम फील्ड ऑन द एक्सिस बोलते हैं, जो आपका सेंटर ऑन द एक्सिस ऑफ द कॉइल है, तो वहां पे अब एक्सिस पे जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है, डायरेक्टली मैं लिख देता हूं b एक्सिस,
ठीक है, कितना हो जाता है जो आपका मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे, ठीक है, इनटू आपका ये अपना कितना हो जाता है आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका कुछ इतना हो जाता है। ये याद रहे ये एक्सिस वाले के लिए है गाइस, ठीक है ना। जब आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाता है एक्सिस पे, तब आपका क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पे इनटू आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये फॉर्मूला है गाइस, ठीक है। हम सेंटर वाला जो वैल्यू है वो जानते हैं, वही बी आप उसको बोल सकते हैं, क्योंकि बी हमें पहले भी बोला जा चुका है, ठीक है। अब इसी को सिंप्लीफाई करके हम अपना जो रिलेशन है लेके आएंगे। अब ये बोला जा रहा है ना गाइस कि जो आपका एक्सिस वाला है वो b/8 कब होगा, ठीक है ना। b/8 बोला जा चुका है। अब हमें ये जो डिस्टेंस x दिख रहा है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो बस अपनी जो वैल्यूज है वहां से शुरू करिए, मतलब जो b है b/8 कर दीजिए, और यहाँ पे b आपके पास है ही, ठीक है ना, वही करेंगे क्योंकि b सेंटर है तो वो आपका b लिखा जाएगा, और ये भी जो b था वही b सेंटर ही था, तो उसी को b/8 किया गया था गाइस, ठीक है ना। मतलब जो हम b यूज कर रहे हैं वो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर पे, उसी को हम b यूज कर रहे हैं, तो b सेंटर लिखें या फिर b लिखें, हम एक ही चीज को बोल सकते हैं, ठीक है। तो वही है कि जब आपका मतलब डिस्टेंस जब कैलकुलेट करना होगा, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है जहां से जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो अब क्या हो जा रहा है, वो आपका b/8 हो जा रहा है। मतलब कि जो सेंटर वाला जो मैग्नेटिक फील्ड था, जो सेंटर पे जो हम कैलकुलेट कर रहे थे, तो उसका 1/8 टाइम हो जा रहा है guys, ठीक है। तो b/8 और ये b इंटू पूरा का पूरा ये कर लीजिए आर स्क्वायर अपॉन में, ये आपका हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा गैस, है ना, ये तो खत्म हो जाएगा। अब क्या है, ये जो आपकी वैल्यू है हम इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब ये जो 3/2 इसको अगर आप चाहें तो इधर लेके आ सकते हैं guys, हटा सकते हैं, मतलब कि 1/8 की पावर ये समझिए कि 2/3 हो जाएगा, ठीक है। आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर अपॉन ये अपना हो जाएगा, और ये आपका मतलब कि 1/3, मतलब तो पहले तो आपका क्यूब रूट होगा, तो फिर समझिए कि ये आपका 1/4 हो जाएगा guys, ठीक है। हो जाएगा ना, क्योंकि आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे कि 1/8 है, तो इसका 1/8 का होल स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 1/64 होगा। फिर क्या हो जाएगा, फिर 1/64 का आप क्यूब रूट करेंगे तो 1/4 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या है, आर स्क्वायर अपॉन में, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, आपके क्या है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पूरा आर स्क्वायर, ठीक है। या फिर हम कर सकते हैं 3 आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 3r, यहाँ पे फाइनल आंसर आ जा रहा है, ठीक है। तो ये जो आपका ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा गाइस, ठीक है। क्या है, हमें क्वेश्चन ये दिया गया था, सर्कुलर कॉइल था, उसका रेडियस r था, वो करंट आपका कैरी कर रहा था, जो आपके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड था गाइस वो आपका b था। हमें डिस्टेंस निकालना था, मतलब कि जो एक्सिस ऑफ द कॉइल है, मतलब जो एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, हम मतलब उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और उसमें डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे कि कहाँ पे वो जो मैग्नेटिक फील्ड था वो b/8, मतलब कि b क्या है यहाँ पे, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे था उसका वो 1/8 टाइम यहाँ पे हो जा रहा है, ठीक है। तो एक्सिस वाला और जो सेंटर वाला यहाँ पे रिलेशन एक्चुअली दिया गया था, तो उसी को हम रिलेट करके यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है। और उसी अपने फॉर्मूले को यूज किया और अपना जो आंसर है वो निकाल दिया गया, ठीक है। कितना आया, एक्स इज अंडर रूट 3 आर, यहाँ पे फाइनल रिलेशन आ जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो कुछ आपके जो रिलेशंस हैं वो थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चंस ही हैं जो कि हमें कंफ्यूज करेंगे, हम इसमें गलतियां कर सकते हैं। इसमें देखिएगा इस क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, मैजिक नंबर्स की बात हो रही है गाइस, ठीक है ना। मैजिक नंबर शोइंग ग्रेटर न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, तो अधिक नाभिकीय स्थिरता के लिए जादुई संख्या क्या है, मैजिक नंबर्स कौन कौन से हैं। तो ये जो आपका ऑप्शन सी दिख रहा है गाइस, ये आपके मैजिक नंबर्स की जो कैटेगरी है ये उससे बिलोंग करता है, ठीक है। 2, 8, 20, 50, 82, 126, ठीक है। वैसे और भी आपके मैजिक नंबर्स होते हैं, जैसे कि आपका 2, 8 फिर 20 हो जाता है, फिर 28 हो जाता है, फिर आपका 50 हो जाता है, ठीक है ना, फिर आपका 82 हो जाता है, फिर 126 हो जाता है। तो इसमें एक जो आपका मैजिक नंबर उसको मिस किया गया है, तो वैसे हम बस कैटेगरी चेक कर रहे हैं, तो उस कैटेगरी से बस यही एक बिलोंग करता है, ठीक है। और भी कैटेगरीज हैं लेकिन वो सब गलत है guys, ठीक है ना। जैसे कि अब आप ही यहाँ पे देख लीजिए,
हमारे पास यहाँ में क्या क्या गलत है, तो इसमें 60 देख रहा है, वो 60 हमारा क्या है, मैजिक नंबर नहीं है। इसमें अगर हम बात करें अपना, ये 18 अपना मैजिक नंबर रहेगा, ठीक है। तो इस कारण से हमारा यही जो आपका ऑप्शन सी है, ये बस बिलोंग कर रहा है, जो भी मैजिक नंबर से बस यही वाले मैजिक नंबर्स हैं जो कि उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये सब आपके क्या है, जो ग्रेटर न्यूक्लियर स्टेबिलिटी है वो शो करने के लिए रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो ये जितने भी मैजिक नंबर्स हैं, इनके पास अधिक से अधिक क्या होती है, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। इसका जो ऑप्शन सी होगा गाइस, वो आपका करेक्ट हो जाता है। इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वही, ये सब आप न्यूक्लियर सेल मॉडल में पढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान रहे, में क्वेश्चन अपने आते रहते हैं। नेक्स्ट क्या है गाइस यहाँ पे, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी वोल्ट, ठीक है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाला जो कॉन्सेप्ट है आपके इलेक्ट्रॉन के लिए, हम अगर वहाँ पे एक एक्सेलरेटेड जो पोटेंशियल डिफरेंस जैसे रखते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है ना गैस, वो आपका एक्सेलरेटेड होता है। और किससे एक्सेलरेटेड होता है, तो वो आपका एक जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वी, उससे वो एक्सेलरेट किया जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो वो जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, लेमडा की वैल्यू है, वो वहाँ पे क्या हो जाती है, ये हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। आपका फॉर्मूला है, वैसे फॉर्मूलाज हम सब बात कर चुके हैं, हमने कई बार ऐसी चीज़ें पढ़ रखी हैं, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, जो आपका मोमेंटम, इसको हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रखेंगे गैस, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर जो मोमेंटम उसके साथ अगर रिलेट करते हैं तो क्या होता है, ये आपके पास हो जाता है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हमारा जो रिलेशन है, अब जो काइनेटिक एनर्जी है, ये ऐसे लिखा जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया और ये आपका एक्सेलरेटेड जो पोटेंशियल है, ठीक है। इसको अगर हम रख देते हैं, फिर कितना हो जाएगा ये आपका 2 m e ये आपका लेमडा। अब यहाँ पे जो भी आपके ये h है, प्लैंक कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अगर हर एक चीज़ को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमारा एक फाइनल रिलेशन आता है गाइस, ठीक है। ये जो लेमडा है हम एंगस्ट्रॉम में फाइनली कैलकुलेट करते हैं, वो आपका क्या होता है, वो आपका हो जाता है 150/V, ठीक है। ये आपका एंगस्ट्रॉम, ठीक है। जब आप H रखेंगे, आपका ये मान लीजिए 2, फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर E, अगर इस सबको सॉल्व करते हैं, तो आप ये भी मत करिए, ये डायरेक्ट जो वैल्यू आएगी ना गाइस, उसको लिख लीजिए। क्या वैल्यू आएगी वो, √V, तो ये बाहर रहेगा ही, ठीक है ना, ये आप अलग कर लीजिए इसको। आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपकी कुछ इतनी आ जाएगी गैस, 12.27, ये आपके पास वैल्यू आएगी, ठीक है। इसी को हमने क्या रख रखा है, इसको अगर हम चाहें तो ऐसे भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें जो आपका ऑप्शन बी है वो आपका सही है, ठीक है, करेक्ट है ना। ध्यान रखिएगा, ऐसी सब छोटी मोटी मिस्टेक हमसे नहीं होनी चाहिए। ये अराउंड इसी के आसपास आएगा, ठीक है ना। फिर इसको अगर हम चाहें तो हम 12.27 ऐसा भी करके अगर आता है ऑप्शन तो भी सही है, और ऐसा यहाँ पे एक्चुअली नहीं दिया गया है, तो हम 150 को करके देखेंगे कि भाई इसकी जो वैल्यू है उतनी आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये उसके काफ़ी करीब है, ठीक है, तो ये सही आपका माना जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे कुछ ऑप्शंस नहीं होते तो इसके साथ भी हम जा सकते थे, लेकिन इसके भी अंडर रूट लगा है। अगर अंडर रूट नहीं होता तब तो हम कुछ सोच सकते थे, और ये बी ऑप्शन नहीं होता तब, ठीक है। अदरवाइज हमारा ये गलत है, ठीक है। हमारा बस ऑप्शन बी ही यहाँ पे सही हो पाएगा गाइस, ठीक है। ये आया कैसे, तो हमें अपनी जो वैल्यूज है वो सब रखनी पड़ेंगी गाइस, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्लैंक कांस्टेंट, तभी आपके पास ये वैल्यू आ पाएंगी, ठीक है। आपका ऑप्शन बी है वही आपका करेक्ट है ना, बी हमारा सही है ना, ठीक है। फॉर्मूला सब याद कर लीजिएगा, मिस नहीं हो। ये क्वेश्चन देखिएगा, क्या है इसमें, जो पीएन जंक्शन के लिए जो हम करंट का रिलेशन जो पढ़ते हैं, ये उसी के बारे में बात हो रही है। ये फॉर्मूलाज तो हमें पता ही होंगे, ठीक है ना। ये जो रिलेशन है इसका क्या है, ये माइनस वाला है एक्चुअली, ठीक है ना। और क्या है ये -1 जहाँ पे है, और इसमें प्लस नहीं, मतलब प्लस ही होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए। इन सब में क्या है, देखिए यहाँ पे प्लस है, ये गलत है। इसमें माइनस, ये माइनस नहीं होता है कैसे, यहाँ पे प्लस भी नहीं होता है, इसमें माइनस, इसमें माइनस, ये भी गलत है। तो ये क्या है, ये वाला रिलेशन आपका करेक्ट है। और एक्चुअल अगर हम डायोड इक्वेशन की बात करिए, आपका डायोड इक्वेशन जैसे बोला जाता है गैस, ठीक है। इसका जो फाइनल रिलेशन होता है एक्चुअली ऐसे भी लिखते हैं हम, ठीक है। क्या है, डायोड करंट जैसे हम बोल देते हैं, फॉरवर्ड करंट भी जैसे हम बोलते हैं, ये IS या फिर I0 जैसे आप यूज़ कर रहे हैं, ये रिवर्स सैचुरेशन आपकी करंट होती है गैस, ठीक है। ये आपका इन ब्रैकेट ये एक्सपोनेंशियल QV अपॉन में ईटा KT -1, ठीक है।
ये ईटा आपके पास जो वैल्यू है जनरली हम 1 यूज़ करते हैं अगर आपके पास आइडियल डायोड्स होते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हाइड किया गया था, ईटा की वैल्यू यहाँ पे रखी गई थी, ठीक है। एक्चुअल रिलेशन आपके पास ये होता है अगर आपसे डायोड रिलेशन पूछा जाता है तो, ठीक है ना, याद रहेगा। थोड़ा सा है, ऐसी चीज़ें मिस ना हो, आपको डायोड से रिलेटेड जो भी फॉर्मूलाज हैं सब पता होने चाहिए, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है। इसका जो ऑप्शन है वो आपका डी करेक्ट है गाइस। ये देखिए, इसमें आपसे रिलेशन पूछा जा रहा है कि कौन सा रिलेशन आपका गलत है। इसमें गलत क्या दिख रहा है गैस आपको? ये तो ठीक है, सही है। ये वाला गलत है गैस, मतलब ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है, फॉल्स है। कैसे? आपने पढ़ा है गैस, ये जो आपके पास होता है ना, ये जीरो लाता है, नॉट वन, ठीक है। तो ये क्या है, गलत है। तो हमें ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट लगाना पड़ेगा। इसमें भी देखिए ए प्लस ए बार, ये भी वन लाता है, ए प्लस वन भी करेंगे तो भी आपके पास वन ही आएगा। तो सारे जो ए सी डी हैं वो सब एक सही रिलेशंस हैं, लेकिन ऑप्शन जो बी दिख रहा है वो एक फॉल्स रिलेशन है। तो हम ऑप्शन बी को यहाँ पर टिक लगाएंगे, जो कि एक फॉल्स है, ठीक है। ये रिलेशंस भी याद रखिएगा, हमने बूलियन अलजेब्रा आइडेंटिटी सब पढ़ा रखी है आपको, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री लॉ ये आपके पास होता है, ठीक है। ये आपका आइडेंटिटी लॉ होता है, ये आपका नल लॉ होता है, ठीक है। तो ये सब बूलियन अलजेब्रा की आइडेंटिटीज होती हैं, हमें ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, ये देखिए, एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर द बैंड गैप ऑफ GaAs गैलियम आर्सेनाइड इज अप्रोक्सीमेटली। इससे रिलेटेड एक और भी क्वेश्चन था जिसको हमने पिछली क्लास में किया था। तो मैंने आपको बोला था कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ना, किसी भी तरीके से आ सकते हैं, ठीक है। उसी टाइम ये वैल्यू मैंने आपको बता दी थी जब वो क्वेश्चन सॉल्व कराया था, इससे रिलेटेड यही एकदम सिमिलर क्वेश्चन था और इसी का पार्ट ही था एक्चुअली, ठीक है। उसमें हमने दूसरे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, इसमें आपका ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। और वो जब सॉल्यूशन जब मैं आपको बता रहा था ना, तो उसी टाइम मैंने इसका आंसर बताया भी था आपको, ठीक है। तो उस टाइम बोला था कि वो वैल्यू याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसी पेपर में उसकी वैल्यू पूछी गई थी, सोच लीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या बताया था गाइस, मैंने आपको 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको मैंने बता रखा था, ठीक है। तो जो हमारा नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे बात करें, अगर गैलियम आर्सेनाइड की अगर बात करते, तो जो उसका बैंड गैप होता है 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। और ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर मतलब कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर अप्रॉक्सीमेट आपके पास 300 कैल्विन आपका होता है, ठीक है। रूम टेम्परेचर कैल्विन में हम पूछ सकते हैं। ये देखिए गाइस, आपका फेराडे लॉ पूछा जा रहा है। फेराडे लॉ का करेक्ट जो एक इंटीग्रल फॉर्म है, मतलब इंटीग्रेशन के फॉर्म में जो आपका रिप्रेजेंटेशन होता है वो कौन सा है, कौन सा दिख रहा है गाइस यहाँ पे? डी बाई डी टी, हाँ डी बाई डी टी वाला होना चाहिए, ये है ऑप्शन ए, सही है ना। इसमें डी बाई डी टी नहीं है गैस, इसमें है तो प्लस है, तो ये भी गलत है, ये भी। ये ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है गैस, ठीक है। हम जनरली यहाँ पे अगर बात करें तो इसकी जो वैल्यू है और क्या लिखी जा सकती है, ये ऐसी भी होती है गैस, ठीक है। ये जो आप पूरा रिलेशन देख रहे हैं ना, ये आपका फ्लक्स भी होता है। इसका अगर हम डिफरेंशियल फॉर्म बात करें तो इसको हम, ये आपके पास होता है, ये डिफरेंशियल फॉर्म है, ये आपका इंटीग्रल फॉर्म है, और ये फ्लक्स के फॉर्म में भी ऐसा लिखा जा सकता है। तो दोनों रिलेशन आपके सही है। इसको हम मैक्सवेल इक्वेशन भी बोलेंगे, फेराडे लॉ भी बोलेंगे। ये मैक्सवेल इक्वेशन वही थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन आपका वही तो होता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आपका ए सही है। ये देखिए गाइस, इसमें काफ़ी बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है ना। इसमें कुछ चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी, कुछ नए फॉर्मूलाज आप देखेंगे, तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। इसमें क्या है गाइस, टोटल इंडक्शन ऑफ टू कपल्ड कॉइल्स इन पॉजिटिव कपलिंग एंड नेगेटिव कपलिंग आर 1.6 मिली हेनरी एंड 0.8 मिली हेनरी। तो याद रहे, जो टू कपल्ड कॉइल्स हैं, पॉजिटिव कपलिंग और ये नेगेटिव कपलिंग, ठीक है ना। मतलब कि ये जब ऐड कर रहे होंगे तब, और ये जब अपोज कर रहे होंगे तब के लिए बात हो रही है, ठीक है। याद रहे हमारे पास ना जो क्वेश्चन है, अगर हम सीरीज एडिंग के लिए बात करते हैं, और यहाँ पे जब हम दो कपल्स की जैसे कपल्ड कॉइल की जैसे बात करें तो ये सीरीज में एक्चुअली होंगे, ठीक है ना। तो जब हम इनको क्या करेंगे, जब सीरीज को जब ऐड कर रहे होंगे एक आपके पास, तब रिलेशन आएगा, मतलब कि पॉजिटिव कपलिंग वहाँ पे होगी। और जब हम सीरीज को अपोज करने की जब बात करेंगे वहाँ पे मतलब निगेटिव कपलिंग जैसे आता है, ठीक है। इसमें उन्हीं की वैल्यू दे रखी है, पॉजिटिव कपलिंग की वैल्यू वही आपका 1.6 मिली हेनरी है, और निगेटिव कपलिंग की जो वैल्यू है 0.8 मिली हेनरी है,
इनको हम ए मतलब एडिंग के लिए लिख सकते हैं, तो ये क्या है 1.6 मिली हेनरी। और अपोजिंग के लिए आप बी रख लीजिए या फिर ओ भी रख सकते हैं गाइस, तो बी में रख लेता हूँ, ठीक है, ये आपका है। अब हमारे पास रिलेशंस होते हैं गाइस। अब जैसे कि मैं सीरीज एडिंग के लिए बात करता हूँ, तो हमारे पास रिलेशन क्या आता है, जो इक्विलिब्रियम के लिए जो आपका वहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो जब हम सीरीज को ऐड कर रहे होंगे, पॉजिटिव कपलिंग जब एक्चुअली हम बात कर रहे होंगे, तो क्या होता है L1 प्लस L2 प्लस 2m। जब हम अपने L का इक्विलिब्रियम जैसे वैल्यू बात कर रहे होंगे, जब हम नेगेटिव कपलिंग की बात करते हैं, तो वहाँ पर क्या आता है, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस के साथ रिलेशन होता है गैस, ठीक है। ये भी आपका क्या है L1 प्लस L2 माइनस 2m, ठीक है। ये याद रहे, ये हम ए और बी जैसे यूज़ करें ना वैसे ही यूज़ कर देते हैं, ये वही लिख देता हूँ मैं, जिससे कि हमें पता चल सके कि हम एडिंग के लिए बात करें और अपने अपोजिंग के लिए बात कर रहे हैं, या फिर पॉजिटिव कपलिंग और या फिर दूसरा वाला आपका निगेटिव कपलिंग, ठीक है। तो इसी को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या है आपका ये जो एम वाला रिलेशन, ये रहने देते हैं, ठीक है। इसको हमें रखना है क्योंकि एम की वैल्यू ही हमें एक्चुअली निकाली है। हाँ, ये माइनस, तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा गैस, ठीक है ना। एल ए माइनस एल बी इज इक्वल टू 4m, यहाँ पे आ जाएगा। तो आपके 4m है एल ए माइनस एल बी, तो m की जो वैल्यू है एल ए माइनस एल बी डिवाइडेड बाई 4। एल ए मतलब वही जो पॉजिटिव कपलिंग था 1.6 माइनस 0.8 डिवाइडेड बाई 4, तो क्या आ जाएगा 0.8 बाई 4, 0.2 मिली हेनरी। यहाँ पे आंसर आ जाएगा कैसे, ठीक है, 0.2 मिली हेनरी, ठीक। ये आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। तो ये याद रहे, हमने पॉजिटिव कपलिंग के लिए आपका फॉर्मूला ये है, जिसको कि सीरीज एडिंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सीरीज एडिंग भी उसको बोला जाता है, और जो निगेटिव कपलिंग है उसको हम सीरीज अपोजिंग भी बोलते हैं गैस, ठीक है। तो ये वही चीज़ है जो कि हम थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपका आएगा गैस, क्वेश्चन आएगा आपके इस पेपर में भी। फॉर्मूला याद रहे तो बस काम हो जाएगा। इसमें देखिएगा, इस क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब टाइप का है, आपका पार्टिकल फिजिक्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अटपटा टाइप में है। देखिए इसमें क्या हो सकता है, क्या अटपटा है इसमें। हमें बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज परमिटेड। तुम्हारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें हमें चेक करना है कि कौन सा रिएक्शन यहाँ पे परमिटेड है, कौन सा रिएक्शन पॉसिबल हो सकता है यहाँ पे। तो किसी भी रिएक्शन के लिए मतलब पार्टिकल फिजिक्स में हमें कुछ उनकी कंजर्वेशन के बारे में बात करनी पड़ती है। अब वो जो कंजर्वेशन है, जैसे कि चार्ज हो सकता है, बेरियन नंबर्स हो सकते हैं, आपके लेप्टॉन नंबर्स हो सकते हैं, एनर्जी हो सकता है, मोमेंटम हो सकता है, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो इसी को ध्यान रखते हुए हम यहाँ पे अपना रिएक्शन पॉसिबल करा सकते हैं। सबसे पहले देखिए गाइस, अगर हम बात करें यहाँ पे ना, मतलब कि सिंपली हम अगर प्रोटॉन की बात करें, आपके न्यूट्रॉन की जैसे बात करते हैं, आपके यहाँ पे पॉजिट्रॉन एक्चुअली निकल के आ रहे हैं। तो पहला जो आपका रिलेशन है ना गाइस, हमारा जो एनर्जी मोमेंटम वाला है, ये इस रिलेशन में, इस रिएक्शन में एनर्जी और मोमेंटम आपका फेल हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम जैसे कि बात करें, आपका जो एक प्रोटॉन है, ठीक है, उसका जो मास होता है ना गाइस, वो क्या है, आपके न्यूट्रॉन से कम होता है, ठीक है। अगर हम एक फ्री न्यूट्रॉन की बात करें और आपके एक फ्री प्रोटॉन की बात करें, तो जो आपका फ्री प्रोटॉन है उसका मास कम होता है एज कंपेयर टू फ्री न्यूट्रॉन, ठीक है। अब मास ही अगर कम हो गया अब लेफ्ट हैंड साइड में, तो भाई उधर अब आपका मास ज़्यादा है, इधर मास कम है, तो मोमेंटम आपका कंजर्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस कारण से ये आपका एनर्जी भी कंजर्व नहीं कर पाएगा और आपका मोमेंटम भी कंजर्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि मास की ही बात आ गई तो एनर्जी वाले में भी दिक्कत आएगी और मोमेंटम वाले में भी दिक्कत आएगी, तो ये यहाँ पे फेल हो जा रहा है, ठीक है। हमने शुरुआत एनर्जी मोमेंटम से ही कर ली। अब अगर बी वाले में देखें गाइस, यहाँ पे ये बेरियन नंबर आपका फेल करता है, ठीक है ना। इसमें जो बेरियन नंबर्स होते हैं वो आपके कंजर्व नहीं करते हैं गाइस, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आप ही देखिए, हमारे पास जो बेरियन नंबर्स होते हैं, जो आपका प्रोटॉन है, इसका बेरियन नंबर कितना होता है गाइस, 1 होता है, ठीक है।
और अगर हम अपने पॉजिट्रॉन की बात करें और अपने न्यूट्रिनो की बात करें, मतलब जो अपना न्यूट्रिनो यहाँ पे देख रहे हैं, इनका बेरियन नंबर कुछ भी नहीं होता है guys, ये 0 0 है, ठीक है ना। तो 1 = 0 ये पॉसिबल नहीं है guys, ये गलत है। मतलब बेरियन नंबर यहाँ पे कंजर्व नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये फॉरबिडन रिएक्शन आपका हो जाएगा। इसमें जो रिलेशन है वो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि बेरियन नंबर आपके कंजर्व नहीं है। नेक्स्ट वाले में आते हैं guys, यहाँ पे इसमें क्या हो जा रहा है, यहाँ पे भी आपका जो बेरियन नंबर है वो आपका कंजर्व नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें भी सेम टू सेम है guys। जैसे प्रोटॉन के पास जो बेरियन नंबर है वो आपका 1 और इन सब का जो बेरियन नंबर है वो आपका 0, तो खत्म ही आपके पास हो जा रहा है, ठीक है। तो ये आपके मतलब बेरियन है ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात इनके पास बेरियन नंबर होगा भी नहीं, ठीक है। तो बेरियन नंबर्स बस बेरियंस के पास ही होते हैं, और जो आपके अदर पार्टिकल्स होते हैं उनका बेरियन नंबर 0 हो जाता है। तो इनका बेरियन नंबर 0 और इसके पास 1, तो ये फिर से फेल हो गया guys, ठीक है। तो कुछ ना कुछ रीजंस हमने देखा जो कि ए बी सी में हमें देखने को मिला। पहले वाले में एनर्जी मोमेंटम उसके कारण फेल हुआ था, दूसरे वाले में बेरियन नंबर उसका कंजर्व नहीं हुआ, तीसरे वाले में भी बेरियन नंबर कंजर्व नहीं हुआ। अगर चौथे वाले में बात करेगा इसमें क्या है हमारा, अब बेरियन नंबर देखेंगे, फिर अपना अगर वो कंजर्व हो गया तो लेप्टॉन नंबर्स पे जाएंगे, फिर अगर वो कंजर्व हो जाएगा फिर अपने चार्जेस पे जाएंगे। वैसे ही अगर ना भी देखें तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो तो करेक्ट हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो एक एक करके चेक कर ही लेते हैं गैस, ठीक है। कैसे? देखिए यहाँ पे अगर हम इसके चार्जेस की बात करें, चार्ज अगर आपका है तो आपका जो प्रोटॉन ये एंटी प्रोटॉन है, देख रहे नहीं, बार यहाँ पे लगाया गया है, तो -1 और न्यूट्रॉन का वैसे भी 0, ठीक है। तो ये आपका -1 = 0, -1 + 0। और ये जो पायोन है निगेटिव वाला, ये क्या है आपका, ये माइनस यहाँ पे आ जाता है गैस, ठीक है। तो ये आपके पास रिलेशन है, इसका भी जो चार्ज होता है माइनस ही होता है, और ये आपका 0, तो ये -1 = ये -1, तो ये चार्ज आपका क्या है, करेक्ट है। बेरियन नंबर की तरफ चलते हैं गैस। बेरियन नंबर क्या है हमारे पास, जो एंटी प्रोटॉन है इसके पास बेरियन नंबर -1, क्योंकि प्रोटॉन के पास 1 था, तो न्यू मतलब एंटी प्रोटॉन के पास बेरियन नंबर -1। अब ये वाला तो वैसे भी 0 ही है, ठीक है ना। नहीं, ये वाला -1 होता है, जो आपका न्यूट्रॉन होता है इसका क्या है, इसका +1 हो जाता है, ठीक है। और ये सब क्या है, वही 0 + 0, तो ये 0 = 0, तो बेरियन नंबर इसका करेक्ट है, ठीक है। और लेप्टॉन नंबर क्या है गाइस, ये इसमें कोई भी लेप्टॉन नंबर नहीं है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 0, राइट हैंड साइड में भी 0, तो इस कारण से अगर कोई भी लेप्टॉन है ही नहीं तो दोनों साइड आपका 0 0 हो जाएगा। तो इस कारण से क्या बोलेंगे, हमारा जो ऑप्शन डी है वो जो आपकी कंजर्वेशन है उसके लॉज को फॉलो कर रहा है, और जो एनर्जी मोमेंट है वो तो वैसे इसमें होगा ही, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से थोड़ा सा हम बात कर सकते हैं। इसमें आपके हर एक चीज़ क्या है, आपकी कंजर्व हो रही है, और किसी में क्या था, कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही थी, कंजर्वेशन नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट है, जिसको कि हमने चेक किया, ठीक है ना। आपके जो भी कंजर्वेशन है उसको ध्यान रखिए। इसमें देखिए कि यहाँ पे यूनिवर्सल गेट की बात हो रही है। यूनिवर्सल गेट कौन सा है, जॉर है, नॉर है, नॉट एंड, मतलब एक ऐसा गेट जिसकी मदद से हम सारे गेट बना सकते हैं, तो वो आपका नॉर गेट है गैस, ठीक है। हमारे यूनिवर्सल गेट दो होते हैं, एक आपका नैंड होता है और एक आपका नॉर होता है। ये सब क्या है, यूनिवर्सल गेट हैं। और जो आपके और एंड नॉट, ये सब क्या है, बेसिक गेट है गैस, ठीक है। ये आपके यूनिवर्सल, अगर आप नैंड और नॉर यूज करेंगे ना गैस, तो आप और भी बना पाएंगे, एंड भी बना पाएंगे, नॉट भी बना पाएंगे, जॉर भी बना पाएंगे, और जितने भी आपके पॉसिबल गेट है वो सारे के सारे आप अपने नैंड और नॉर की मदद से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल गेट बोले जाते हैं। और सबसे स्टार्टिंग के गेट, मतलब कि जिनसे शुरुआत होती है, जो छोटे से छोटे गेट हैं, सबसे बेसिक गेट, वही बोले जाते हैं। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है, आपका एक यूनिवर्सल गेट है। इसमें देखिए क्या है गाइस, यहाँ पे हम क्वेश्चन की जो बात कर रहे हैं, इसका इंग्लिश पोर्शन देख लीजिए। हाँ, आ गया। इसमें क्या है, द शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट ऑफ एक्सरे डिपेंड्स। तो हमारा जो एक्सरे है उसका जो शॉर्ट वेवलेंथ है वो किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ टारगेट, पोटेंशियल अप्लाइड ऑन एक्सरे ट्यूब, नेचर ऑफ फिलामेंट, नन ऑफ द एबव। जो पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है ना एक्सरे ट्यूब पे, वो उस पर डिपेंड करता है। इसका फॉर्मूला भी हम याद कर सकते हैं थोड़ा सा अगर चाहें तो। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या है, एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास होता है गैस, ई मैक्स इज इक्वल टू
अगर आपके पास मैक्सिमम एनर्जी है तो मिनिमम वेवलेंथ एक्चुअली हम लेके आएंगे। तो भाई मिनिमम वेवलेंथ एक्चुअली बात हो रही है, ठीक है। तो मिनिमम वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम एनर्जी, और ये जो आपका एनर्जी है आप चाहो तो चार्ज इनटू जो आपका पोटेंशियल वहाँ पे अप्लाई होगा, हम उसका प्रोडक्ट लिख सकते हैं। एनर्जी इसको इतना होता है, ठीक है। तो इसको हम अगर रिलेट करें, लेमडा मिनिमम इज इक्वल टू एच सी अपॉन में ई बी, ठीक है। तो किस पे डिपेंड करेगा? वी पे डिपेंड कर रहा है। तो जो आपका एक्सरे ट्यूब पे जो आप पोटेंशियल अप्लाई करें वो उस पर डिपेंड करेगा। भले इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेकिन वो आपका उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। अब कम या ज़्यादा करने से हमारे मिनिमम वेवलेंथ में बदलाव आएगा गाइस, ठीक है। तो ये जो आपका ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन 15, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? स्वीप वोल्टेज यूज्ड इन सीआरओ इज ऑफ टाइप। जो हम अपने सीआरओ में जो स्वीप वोल्टेज हम यूज़ करते हैं वो किस टाइप का होता है गाइस, ठीक है। स्वीप जो आपका वोल्टेज उसको हम टाइम बेस वोल्टेज भी बोलते हैं, याद रहे। स्वीप वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं? टाइम बेस वोल्टेज, ठीक है। इसमें जो हम अपना टाइप यूज़ करते हैं स्वीप वोल्टेज का या फिर टाइम बेस वोल्टेज का, वो आपका सॉ टूथ वेव होता है गैस, ठीक है। ये तो कुछ कंडीशन से हम याद ही कर लेंगे, ठीक है। तो किस टाइप का होता है? सॉ टूथ वेव आपका हम अप्लाई करते हैं आपके सीआरओ में गैस, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछा जा चुका है एक्चुअली। अब जैसे कि इसमें स्वीप वोल्टेज बोल दिया गया ना, तो अगले वाले में आपसे टाइम बेस वोल्टेज पूछा जा सकता है। तो वो किस टाइप का होता है? तो उसमें जो हम अप्लाई करते हैं वो सॉ टूथ वेव होता है। आरादंती तरंग इसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये कंफ्यूजिंग चीज़ है थोड़ा सा। आप हो सकता है कि साइन वेव या फिर रेक्टेंगुलर वेव या फिर स्क्वायर वेव कोई टिक लगा दें, ठीक है। लेकिन सॉ टूथ वेव हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, काफ़ी बढ़िया ये कॉन्सेप्ट है, आप याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना। ये कुछ आपके वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि याद करने वाली चीज़ें ही हैं। लास्ट मोमेंट में यही हम एक काम कर सकते हैं गाइस, ठीक है ना। जो कॉन्सेप्ट आपको दिख रहे हैं, छोटे मोटे जो कॉन्सेप्ट दिख रहे हैं, तुरंत आप लिख लिख के याद कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे कि आपको लास्ट मोमेंट में जब आप हॉल में बैठें तो आपको जो लिखी हुई चीज़ें होती थोड़ी सी याद रहती हैं, ठीक है। चलिए, तो इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको चीज़ें बढ़िया लगी हैं, ठीक है। कुछ भी डाउट होता है तो पूछ सकते हैं, ठीक है ना, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं अपने डाउट्स। चलिए फिर आपसे मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे कोर्सेज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं गाइस, तो कोर्सेज़ आप हमारे ऐप पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए टेस्ट सीरीज़ और जो कोर्सेज़ हैं वो अवेलेबल हैं। आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट भी प्रोवाइड किया गया है, तो आप उसको अवेल कर सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार अपने जो कोर्सेज़ हैं, टेस्ट सीरीज़ हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।